वियतनाम सीरीज़ के तीसरे एपिसोड से मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 28 फरवरी है और हनोई में हमारा तीसरा दिन है। आज का हमारा जो प्लान है वो हनोई से चेकआउट करके निन बिन जाने का है। निन बिन वो प्लेस है जो एंशियंट वियतनाम की कैपिटल हुआ करती थी। जो रूरल साइड ऑफ द वियतनाम है उसको हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं आज के दिन। वहाँ पर एक बोट राइड करेंगे, एक हाइक करेंगे और उसके बाद वापस हम हनोई एयरपोर्ट आएंगे। आज की ही हमारी दानांग की फ़्लाइट है तो रात को हम दानांग निकल जाएंगे। अभी ये निन बिन एक्सप्लोर करने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप चाहें तो आप प्राइवेट टूर्स भी ले सकते हैं, ग्रुप टूर्स भी ले सकते हैं या प्राइवेट टैक्सी लेकर के जा सकते हैं। ग्रुप टूर्स के साथ समस्या ये हो रही थी कि हमारी रात 8 बजे की फ़्लाइट थी तो हमें 6 बजे तक एयरपोर्ट होना था और जितने भी ग्रुप टूर्स मैंने चेक किए क्लूक पे या एजेंसी से यहाँ पर्सनली, वो सारे हनोई ही 6 बजे के आसपास लौट रहे थे, अर्लीस्ट वाले। उस सिचुएशन में फिर ट्रैफिक में एयरपोर्ट जाना वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता। तो मैंने क्या डिसाइड किया, एक प्राइवेट टैक्सी अपने होटल के ज़रिए बुक करी। इससे अब मैं जा रहा हूँ निन बिन। हम इनको साथ में रखेंगे, साइट सीइंग करेंगे और उसके बाद वापस ये हमें ला करके एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देंगे। निन बिन देखना मेरे लिए प्रायोरिटी था। जब से मैंने वियतनाम का रिसर्च शुरू किया था मुझे वो प्लेस खासा अपील कर रहा था। हालांकि मैं वहाँ रात तो नहीं रुक पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस प्लेस को देखूँगा, फील करूँगा। वो ऑथेंटिक रूरल वियतनाम जो है वो वहाँ आपको देखने को मिलेगा और महसूस करने को मिलेगा। तो चलिए, अभी अपने हनोई के ओल्ड क्वार्टर होटल से निकल चुका हूँ, कैब में बैठा हूँ और निन बिन की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब समय आ गया है हनोई को अलविदा कहने का। पिछले 2 दिनों में हमने हनोई की गलियों को एक्सप्लोर किया, यहाँ के कल्चर को करीब से देखा, फिर हालोंग बे की शानदार खूबसूरती का अनुभव किया। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब हम निकल रहे हैं अपनी आज की डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है निन बिन। हनोई से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण में स्थित निन बिन पहुंचने में करीब 2 घंटे लगते हैं। आप यहाँ ट्रेन, बस, लिमोजीन वैन या प्राइवेट टैक्सी अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी साधन से पहुंच सकते हैं। अगर आप वियतनाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि निन बिन को अपनी आइटनरी में शामिल करें। पिछले कुछ सालों में यह जगह दुनिया भर के यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हुई है और इसकी वजह है यहाँ की अनोखी प्राकृतिक सुंदरता। निन बिन को अक्सर हालोंग बे ऑन लैंड कहा जाता है। इसकी वजह है यहाँ के विशाल चूना पत्थर के पहाड़ जो हरे भरे धान के खेतों और शांत नदियों के बीच खड़े दिखाई देते हैं। यह नज़ारा हमें हालोंग बे की याद दिलाता है। फर्क बस इतना है कि वहाँ यही पहाड़ समुद्र के बीच में है और यहाँ पर जमीन पर। लेकिन निन बिन सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। करीब 1000 साल पहले हुआ लू, जो निन बिन का ही हिस्सा है, वियतनाम की पहली राजधानी हुआ करता था। उस समय के सम्राट डिन बो लिन ने यहीं से अलग अलग क्षेत्रों को एकजुट करके एक स्वतंत्र वियतनामी राज्य की स्थापना करी थी। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा होने की वजह से यह स्थान प्राकृतिक रूप से काफी सुरक्षित माना जाता था। आज निन बिन का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण ट्रैंग एन लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया हुआ है। यहाँ नाव की सवारी करते हुए आप गुफाओं, पहाड़ों और हरियाली के बीच से गुजरते हैं। ट्रैंग एन के अलावा हांग मुआ व्यू पॉइंट, टाइम कॉक और बीच डोंग पगोड़ा भी इस स्थान के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। अगर आपको प्रकृति, इतिहास और शांत वातावरण पसंद है तो निन बिन आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यह वियतनाम के उन स्थानों में से है जहां आप भीड़ भाड़ से दूर एक अलग ही अनुभव ले सकते हैं।
निनबिन के लिए हनोई से बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स डे ट्रिप्स भी चलाते हैं। आप चाहें तो क्लूक पर जा करके ऑनलाइन डे ट्रिप बुक कर सकते हैं, या अगर आपके पास समय है तो हनोई के ओल्ड क्वार्टर में आप टूर ऑपरेटर्स की शॉप पर जा सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं और अपनी सहूलियत के अनुसार पूरी आइटनरी चेक करके डे ट्रिप बुक कर सकते हैं। हनोई से एक सुंदर सफर करके हम पहुंच चुके हैं ट्रैंग एन बोटिंग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ आते ही सबसे पहले जिस चीज ने हमारा ध्यान खींचा है वो है यहाँ की जबरदस्त भीड़। सच कहूँ तो हमने इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं करी थी। टिकट काउंटर से लेके बोटिंग एरिया तक हर तरफ लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ट्रैंग एन निनबिन का सबसे लोकप्रिय आकर्षण है, इसलिए अगर आप यहाँ आने की योजना बनाएं और ग्रुप टूर में नहीं आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह जल्दी जल्दी पहुंच जाइए। इससे आपको भीड़ भी कम मिलेगी और आप धूप से भी बच जाएंगे। ये वो स्थान है जहाँ से हमारी बोट राइड स्टार्ट होती है। अभी टिकट के लिए हम लाइन में लगे हुए हैं। सैटरडे का दिन है, इतनी लंबी लाइन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और चूंकि रात की हमारी फ्लाइट है, मैंने प्लान तो किया था 2-3 एक्टिविटीज़ यहाँ कर लूँगा, लेकिन जिस प्रकार की यहाँ भीड़ दिख रही है मुझे पता नहीं कितना हम लोग कवर कर पाएंगे इस निनबिन एरिया को। लेकिन देखते हैं। अभी सबसे पहला काम है बोट की टिकट लेते हैं और बोट राइड को एंजॉय करते हैं। यह पूरा इलाका ट्रैंग एन लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, जिसे साल 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। यहाँ ऊंचे ऊंचे लाइमस्टोन पहाड़, शांत नदी और प्राकृतिक गुफाएं मिलकर एक बिल्कुल ही अलग नज़ारा बनाते हैं। यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ की रोबोट राइड। हर नाव को एक स्थानीय नाविक चलाता है और एक नाव में आमतौर पर 4 यात्रियों को बैठाया जाता है। यहाँ बोटिंग के लिए कुल 3 अलग अलग रूट्स उपलब्ध हैं और तीनों आपको अलग अलग गुफाओं, मंदिरों और खूबसूरत नज़ारों से होकर ले जाते हैं। हर रूट लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लेता है। काफी लोगों से बात करने और थोड़ी व्यक्तिगत रिसर्च करने के पश्चात हमने रूट 2 को चुना था। इसकी वजह थी कि इस रूट में प्राकृतिक सुंदरता और दर्शनीय स्थलों दोनों का एक संतुलन देखने को मिलता है। रूट 2 की यात्रा के दौरान आपको कई खूबसूरत गुफाओं से गुजरने का मौका मिलता है। साथ ही आपको किंग कॉन्ग आइलैंड के फिल्म के सेट वाले क्षेत्र के पास से भी गुजरने का मौका मिलता है, जहां स्कल आइलैंड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसके अलावा रास्ते में कुछ प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलते हैं, जिससे यह सफर सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। करीब 1 घंटे लाइन में नेविगेट करने के बाद फाइनली हमें कोई 2-3 दिखाई पड़ी जिसमें हमारी बोटिंग हुई। मुझे नहीं पता अभी जो हमारे अगले प्रोग्राम्स से यहाँ पर निनबिन में वो कितने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाएंगे, बिकॉज यहाँ की क्राउड जो है उसने काफ़ी सारा टाइम एब्जॉर्ब कर लिया। अभी देखते हैं, लेकिन फन एक्सपीरियंस रहा। अभी भी हम उस प्लेस तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ से हमें एक्चुअल बोटिंग स्टार्ट करनी है। अभी भी लाइन का ही आनंद उठा रहे हैं। अगर आप पहली बार ट्रैंग एन जा रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा रूट चुनें, तो मेरी नज़र में रूट नंबर 2 एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इससे आपको पूरे ट्रैंग एन की जितनी भी चीज़ें हैं, हर खास चीज़ का एक समेकित अनुभव मिल जाता है। भीड़ ज़रूर काफ़ी थी, लेकिन अब उम्मीद है कि आगे का अनुभव इस गर्मी, भीड़ और इंतज़ार की भरपाई करेगा। टिकट लेने और लाइन में करीब 1 घंटे खर्च करने के बाद फाइनली हम आ गए अपनी बोट राइड पे, और यहाँ बैठते ही ये फील हुआ कि एवरीथिंग वाज वर्थ इट। हालांकि मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, अदरवाइज मैं हनोई से थोड़ा और पहले स्टार्ट किया होता मैंने। एनीवेज, एक्सपीरियंस अपने आप में
बहुत ही मज़ेदार होता है। और मैंने जो रूट सेलेक्ट किया है, यहाँ पर ये बोट राइड करने के लिए डिफरेंट रूट्स होते हैं। टोटल 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। आप अपनी लाइकिंग और समय के अकॉर्डिंग उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो सेलेक्ट किया है वो रूट नंबर 2 है। क्यों सेलेक्ट किया है, उसका क्या रीज़न है, वो अभी आप जब ये टूर मेरे साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे हमारी नाव ने आगे बढ़ना शुरू किया है, हमें समझ में आने लगा है कि ट्रैंग एन को वियतनाम की सबसे खूबसूरत जगहों में क्यों गिना जाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे लाइमस्टोन के पहाड़, बिल्कुल शांत पानी और इतनी हरियाली कि ऐसा लगता है जैसे पूरी जगह को किसी ने बहुत सलीके से सजाया हो। टिकट लेने की हड़बड़ी और क्यू इतनी लंबी थी कि हमें कुछ ठीक से ब्रेकफास्ट करने का ऑप्शन मिला नहीं। फॉर्चुनेटली हमारे बैग में कुछ चॉकलेट्स और भुजिया ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो उनका ब्रेकफास्ट अब हम ट्रैंग एन में रिवर के ऊपर कर रहे हैं। ये जो लाइमस्टोन पर्वत आपको दिख रहे हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों वर्ष पहले ये समुद्र के नीचे बने थे। समय के साथ समुद्र पीछे हटता गया और हवा, बारिश व नदियों के कटाव ने इन्हें आज का स्वरूप दे दिया। यही कारण है कि आपको यहाँ इतनी सारी प्राकृतिक गुफाएं और अलग अलग आकार के पहाड़ देखने को मिलते हैं। बोट राइड के दौरान सबसे रोमांचक अनुभव है इन गुफाओं के अंदर से गुजरना। कई गुफाएं इतनी नीची हैं कि कई जगह हमें अपना सिर झुकाना पड़ता है। कुछ गुफाओं के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और केवल नाव की हल्की सी आवाज और पानी की लहरें ही सुनाई देती हैं। कुछ सेकंड के बाद जैसे ही नाव दूसरी तरफ निकलती है, सामने फिर से वही खुला आसमान, हरियाली और शांत नदी आपका स्वागत करते हैं। यह बदलाव इस पूरी यात्रा को खास बनाता है। ट्रैंग एन में लगभग हर मोड़ पर नज़ारा बदल जाता है। कहीं सकरी जलधारा है, कहीं पहाड़ बिल्कुल पानी के किनारे खड़े हैं और कहीं खुले हिस्से में चारों तरफ फैली हरियाली दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ का लगभग हर मिनट कैमरे में कैद करने लायक लगता है। इस पूरे क्षेत्र में करीब 30 से ज्यादा घाटियां और दर्जनों प्राकृतिक गुफाएं हैं जो आपस में पानी के रास्तों से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं रास्तों पर यह बोट राइड कराई जाती है। शायद आपने गौर किया होगा कि यहाँ इंजन वाली नावें नहीं चलती। सभी नावें स्थानीय नाविक अपने हाथों से चलाते हैं। कई नाविक तो पैरों की मदद से भी चप्पू चलाते हैं, जिसे देखकर हैरानी होती है। यह तरीका यहाँ की एक परंपरा बन चुका है। इससे पानी में शोर भी नहीं होता, पूरा शांत माहौल बना रहता है। इस बोट राइड के दौरान बीच बीच में कुछ प्राचीन मंदिर भी आते हैं। इनमें से कई मंदिर ट्रैंग डायनेस्टी और उससे भी पुराने समय की याद दिलाते हैं। ये है वुलाम रॉयल पैलेस और इसका इतिहास किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 13वीं सदी में जब मंगोल अंपायर ने वियतनाम पर हमला किया था, तब जो यहाँ की रूलिंग डायनेस्टी थी, उन्होंने इस इलाके को अपना गुप्त मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया था। चारों तरफ पहाड़, बीच में नदियां और गुफाओं का जाल, दुश्मन के लिए यहाँ तक पहुँचना लगभग असंभव था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ किसी ऊंची दीवार की जरूरत ही नहीं थी। प्रकृति खुद इस महल की सुरक्षा करती थी। ये वाटरवेज, ये केव्स, ये सारा कुछ उस समय सीक्रेट रूट्स के जैसा इस्तेमाल होता था। बाद में इसी वंश के महान सम्राट ट्रांग नांग टोंग, जो मंगोल सेना को हराने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने राजगद्दी छोड़कर संन्यास ले लिया था और यहीं के आसपास अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करी थी। आज भी ये जगह हमें याद दिलाती है कि इस समय ये बिल्कुल शांत नजर आ रही वादियां वियतनाम के इतिहास का कितना महत्वपूर्ण अध्याय रही हैं। साल 2014 में ट्रैंग एन लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में
शामिल किया था। खास बात यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया की यह पहली ऐसी हेरिटेज साइट है जिसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों श्रेणियों में धरोहर होने की मान्यता मिली है। यानी यहाँ सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि हजारों साल पुराना इतिहास और मानव सभ्यता के प्रमाण भी मौजूद हैं और उन्हें मानवता की धरोहर समझा जाता है। पुरातत्वविदों को इस क्षेत्र की गुफाओं से ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ इंसानों का रहन सहन हजारों वर्ष पुराना रहा है। हॉलीवुड फिल्म कॉन्ग द स्कल आइलैंड की शूटिंग इसी इलाके में हुई थी। फिल्म के लिए एक पारंपरिक गांव का सेट बनाया गया था। शूटिंग खत्म होने के बाद उसका कुछ हिस्सा पर्यटकों के लिए खोल भी दिया गया है, जिसे आज कॉन्ग विलेज के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में ट्रैंग एन की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है। पहले यहाँ ज्यादातर सिर्फ स्थानीय पर्यटक आते थे, लेकिन अब दुनिया के लगभग हर कोने से लोग इस जगह को देखने के लिए पहुंचते हैं। इस बोट राइड की सबसे खास बात है यहाँ का शांत और प्राकृतिक वातावरण। यहाँ ना तो तेज म्यूजिक है, ना स्पीड बोट्स हैं, ना बड़े बड़े क्रूजेज हैं और ना किसी तरह की भाग दौड़। लगभग 3 घंटे तक आप प्रकृति के बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मेडिटेटिव फील होता है। शायद यही कारण है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद यहाँ पानी पर निकलते ही एक अलग तरह की शांति आपको महसूस होती है। ये कोई टेम्पल है। हमारी जो बोटमैन है उन्होंने कहा यहाँ हमें उतर कर एक्सप्लोर करना है इस प्लेस को। ये इस तरफ से हम आ ये काओसोन टेम्पल है। पहली नज़र में ये आपको एक छोटा सा मंदिर दिख सकता है, लेकिन इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। ये मंदिर वियतनाम के जो माउंटेन गॉड हैं काओसोन, उनको समर्पित है। और जब वियतनाम के राजा ने राजधानी को हुआ लू में शिफ्ट किया था, तो पश्चिमी द्वार के रक्षक के रूप में इस मंदिर को बनवाया था। उन्होंने हर दिशा में सुरक्षा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में गार्जियन टेम्पल्स बनवाए थे। उनमें से पश्चिम दिशा की रक्षा के लिए जो टेम्पल बना था वो ये वाला टेम्पल है। पुराने समय में ये पूरा इलाका एक नेचुरल फोर्ट्रेस था, जहां लाइमस्टोन के पहाड़ ही दीवारों का काम करते थे। आज भी लोकल लोग यहाँ पर अगरबत्ती जलाकर सुरक्षित यात्रा और खुशहाली की प्रार्थनाएं करते हैं। टेम्पल कॉम्प्लेक्स देखने के बाद अब हम वापस अपनी बोट की तरफ चल रहे हैं। यहीं किनारे पर एक छोटी सी लोकल ईटरी भी है। आइए देखते हैं वहाँ खाने को क्या मिलता है। भूख लगी थी तो ऑरेंज जूस लिए, नबाटी लिया, और तो कुछ वेज मिल नहीं रहा था यहाँ पर। अम्ब्रेला। धीरे धीरे हमारी बोट अपनी मंजिल पर पहुंच रही है और इसके साथ ही ट्रैंग एन का ये सुकून भरा सफर भी समाप्त हो रहा है। कुछ घंटों के लिए ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों, लेकिन अब वक्त है इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहने का और निकलने का यहाँ से अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। दोस्तों, हमने अपनी ट्रैंग एन की बोट राइड कर ली। आशा करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। अभी तक की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आज के दिन हम जो निन्बिन में हमारी दूसरी एक्टिविटी है
वो हांगमुआ केव्स है। वो करीब 400-500 सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाते हैं, पूरा निनबिन के राइस फील्ड्स, पैडी फील्ड्स, वो सारा व्यू आता है। हालांकि टाइम हमारे पास थोड़ा टाइट हो गया। रीज़न ये रहा कि वीकेंड की वजह से ट्रांगेन में काफ़ी भीड़ थी। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे लगभग 1.5 गुना टाइम हमने दे दिया यहाँ पर। एनीवेज, अभी हम हांगमुआ केव्स की तरफ चल रहे हैं। केव्स को फटाफट एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे अगर आसपास कोई अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा, कुछ लंच करेंगे टाइम परमिटिंग। उसके बाद निनबिन की अपनी यात्रा समाप्त करेंगे और वापस हनोई की तरफ चलेंगे। आज हनोई से हमारी दनांग की फ़्लाइट भी है। तो हनोई के हमारे कि पिछले 3 दिन बहुत अच्छे बीते। कल हमने हालोंग बे का क्रूज़ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले दिन हमने हनोई सिटी को एक्सप्लोर किया था। कल से फिर हम सेंट्रल वियतनाम की अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ में, वियतनाम की सीरीज़ हमारी जारी रहेगी। चलिए आपको लेकर के चलते हैं हांगमुआ केव्स। हांगमुआ निनबिन के सबसे लोकप्रिय व्यू पॉइंट्स में से एक है और ट्रैंग एन से इसकी दूरी सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर है। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी निनबिन ट्रिप में इस स्थान को भी कवर करते हैं। हांगमुआ का शाब्दिक अर्थ होता है डांसिंग केव। स्थानीय मान्यता के अनुसार 13वीं शताब्दी में ट्रान डायनेस्टी के राजा इस क्षेत्र में आया करते थे और यहाँ गुफा के पास शाही नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इसी वजह से इस जगह का नाम हांगमुआ पड़ा। हालांकि आज लोग यहाँ गुफा देखने के लिए नहीं बल्कि यहाँ के शानदार पैनोरामिक व्यूज के लिए आते हैं। इस व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए लगभग 500 पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इन सीढ़ियों का डिजाइन वियतनाम और चीन की पारंपरिक पर्वतीय वास्तुकला से प्रेरित माना जाता है। रास्ते में कई जगह रुककर आप आसपास के खूबसूरत नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। पहाड़ी की चोटी पर 2 अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। एक तरफ आपको पत्थर से बनी विशाल ड्रैगन की मूर्ति दिखाई देती है जो आज हांगमुआ की पहचान बन चुकी है। दूसरी तरफ एक सुंदर पगोड़ा बना हुआ है जहां से भी पूरे क्षेत्र का शानदार दृश्य दिखाई देता है। ऊपर से आपको टैम कॉक की घुमावदार नदी, हरे भरे धान के खेत और चारों तरफ फैले लाइमस्टोन के पहाड़ एक साथ दिखाई ये है दोस्तों हमारी टैक्सी। हम आ गए फाइनली मुआ केव्स पे। ये देखिए, यहाँ से हमने टिकट ली है। ये है हमारी टिकट। इनके बताने के अनुसार ऊपर जाना और आना मिला करके 1 से 1.5 घंटे के आसपास समय लगता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। ऐसा मैंने सुना है ऊपर से नज़ारे बड़े सुंदर दिखते हैं। समय का थोड़ा सा अभाव हो गया है लेकिन फिर भी मुझे इस जगह पे आना था। हांगमुआ के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं बल्कि मुआ केव्स इकोलॉजिकल परिसर का हिस्सा है। यहाँ लोग रात भी रुकते हैं ताकि सुबह सूर्योदय से पहले व्यू पॉइंट तक पहुँच सके। बहुत से लोग इसे टॉमकॉक व्यू पॉइंट समझते हैं लेकिन वास्तव में यह पूरा इलाका ट्रैंग एन लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। एक रोचक बात यह भी है कि ऊपर तक पहुंचने वाली लगभग 500 सीढ़ियां एक जैसी नहीं है। कुछ जगहों पर सीढ़ियां काफी ऊंची और सकरी हो जाती हैं, इसलिए चढ़ाई जितनी आसान नीचे से दिखती है असल में उससे थोड़ी सी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अगर आप सुबह जल्दी या शाम के समय यहाँ आते हैं तो न सिर्फ मौसम बेहतर रहता है बल्कि भीड़ भी अपेक्षाकृत कम मिलती है। ऊपर बनी ड्रैगन की विशाल पत्थर की मूर्ति सिर्फ सजावट नहीं है, वियतनामी संस्कृति में ड्रैगन शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह व्यू पॉइंट सिर्फ एक फोटो स्पॉट नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। ये वाले डाइवर्जन से हमें इधर चलना है। ये वो प्लेस है जहाँ से एक्चुअल सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं व्यू पॉइंट्स के लिए। हेलो। शुरुआत में सीढ़ियाँ काफ़ी आसान लगती हैं लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ढलान थोड़ा ज़्यादा खड़ा महसूस होने लगता है और चढ़ाई भी अच्छी खासी महसूस होती है।
रास्ते में कई जगह छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहां रुककर थोड़ा आराम भी किया जा सकता है। वैसे सच कहूं तो ऊपर पहुंचने की जल्दी से ज्यादा लोग बीच बीच में रुककर सामने देख रहे हैं और नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। लाइमस्टोन के पहाड़, धान के और उनके बीच से गुजरती नदी का नज़ारा हर कुछ मिनट में और बेहतर होता जाता है। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो पानी की एक बोतल साथ में जरूर रखिएगा। आरामदायक जूते पहनिएगा क्योंकि गर्मियों के मौसम में खासकर यह चढ़ाई आपको थका सकती है। हम भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं ऊपर से मिलने वाला व्यू इस मेहनत के कितना लायक होता है। दोस्तों हाइट काफ़ी हो गई थी। अनु ने डिसाइड किया कि वो ऊपर नहीं जाएंगी। मैं अभी इधर जा रहा हूँ। ये देखिए ये वाला रास्ता है। ऊपर की तरफ जा रहा है। ये मेरे पीछे आपको पूरी सीढ़ियाँ दिख रही हैं। अच्छी खासी हाइट हो गई है। ये देखिए ये है हाइट। ऑसम। अनु थक गई हैं। वो नीचे फर्स्ट वाले व्यू पॉइंट पे बैठ गई हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ। इस समय होंग हुआ के टॉप से जस्ट नीचे हूँ मैं, और ये देखिए क्या ऑसम व्यू है। ये ट्रायंगल वाला वो वाटर स्ट्रीम है जिसमें अभी तक हम बोट राइड कर रहे थे, और अभी हम उसके टॉप पे आ गए। क्या ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। अमेजिंग। निनबिन की तरफ का, और पीछे आपको जो व्यू दिखाया मैंने वो ट्रायंगल साइड का है। यहाँ स्ट्रीम्स और लाइमस्टोन माउंटेन्स हैं। ड्रोन की नजर से देखिए यह पूरा सेक्शन कितना सुंदर दिखता है। ये एक नेचुरल डिवाइड के जैसा महसूस होता है जिसके एक तरफ ट्रैंग एन है और दूसरी तरफ निनबिन के रिहायशी इलाके हैं। काफी स्टीप है। ओए। अभी हम फाइनली आ गए होंग मुआ के बिल्कुल टॉप पे। ये जो व्यू आपको दिख रहा है, ये जब आप बिल्कुल टॉप पे आ जाते हैं तो जो व्यू। दोस्तों फाइनली हम होंग मुआ के पीक पर पहुंच चुके हैं। यहाँ सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है सफेद रंग की गुआन यिन की प्रतिमा पर। वियतनाम में गुआन यिन को करुणा और दया की देवी माना जाता है। यहाँ के व्यूज तो अल्टीमेट है। कुछ लोग उधर ड्रैगन की तरफ भी जा रहे हैं। ये वाले रास्ते से जाना है। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग उस तरफ जा सकें। अगर इस व्यू की बात करें तो सच में यह वही नज़ारा है जिसके लिए लोग 500 सीढ़ियां चढ़ते हैं। ऊपर से चारों तरफ फैले लाइमस्टोन के पहाड़, उनके बीच बहती इंगो डोंग रिवर, दूर दूर तक फैले हरे भरे धान के खेत और छोटी छोटी नावें। पूरा नज़ारा एक अलग ही एहसास देता है। ऊपर से देखने पर यह समझ में आता है कि निनबिन को हालोंग बे ऑन द लैंड क्यों कहा जाता है। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ पहाड़, हरियाली और प्रकृति दिखाई देती है। ऊपर पहुँचने के बाद यात्रा की सारी थकान जैसे अपने आप गायब हो जाती है। यहाँ हवा भी काफी ठंडी महसूस होती है और कुछ देर बस बैठकर चुपचाप इस नज़ारे को देखना अपने आप में एक अनुभव होता है। अगर आप निनबिन आ रहे हैं तो मेरी सलाह होगी थोड़ा समय पीक पर जरूर बिताएं। सिर्फ फोटो लेकर तुरंत नीचे मत उतरिए। इस जगह की असली खूबसूरती तब आपको महसूस होगी जब आप कुछ मिनट शांति से यहाँ बैठेंगे और इस पूरे लैंडस्केप को एंजॉय करेंगे। दोस्तों हम ऊपर समिट से नीचे उतर आए। मज़ेदार एडवेंचर था। करीब 2 घंटे लगेंगे आपको अगर आप रुकते रुकते फोटोज़ वीडियो बनाते हुए जाएंगे। ओवरऑल अच्छी जगह है और
करने जैसा है। हालांकि इस समय धूप थोड़ी तेज़ थी तो वो एक ड्रॉबैक था, सीधी खड़ी तेज़ धूप लग रही थी। एनीवेज मज़ा आया निन बिन एक्सप्लोर करके। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस एपिसोड को अब मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। वियतनाम की हमारी सीरीज़ अभी भी जारी रहेगी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं सेंट्रल वियतनाम के खूबसूरत से शहर दानांग से आपसे मिलूंगा। जब तक मिलो तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बाय बाय।